हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिफ और आपके लिए हम फिर से नई वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर संवैधानिक ढांचा का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, तो आज हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि हमारा जो संविधान है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल टॉप पर वेब एजुकेशन। ठीक है, तो हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की वीडियोस यूट्यूब चैनल पर जो है हम लोग अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं हम लोग संवैधानिक ढांचा, जो हमारा संविधान है। ठीक है, उसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारे भारत में ब्रिटिश का आगमन जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर हुआ। ठीक है, हमारे जो भारत है, हमारे भारत के अंदर जब ब्रिटिश लोग आए तो ब्रिटिश का जो आगमन हुआ यानी शुरुआत हुई ब्रिटिश की, वो सन 1600 ईस्वी में हुई। वो भी किसके रूप में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि हमारे भारत में आई थी, व्यापार के रूप में आई थी। ठीक है, ये हमारा वैसे तो ज्योग्राफी, वैसे तो हमारा ये इतिहास का पार्ट है, लेकिन हम लोग उसको जो है यहाँ पर राज व्यवस्था के अंदर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। छोटा सा पार्ट कवर कर रहे हैं और बाकी वैसे हम लोग जो है पूरा पार्ट कवर करेंगे हम लोग इतिहास के अंदर जब पढ़ेंगे। ठीक है, हम वहाँ पर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, आधुनिक इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश का आगमन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हुआ। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ठीक है, तो उसको भारत में आने के लिए अधिकार दिए गए। किसने दिए? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि ब्रिटिश की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी। ठीक है, तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्होंने क्या किया था? एक चार्टर नियम दिया था, चार्टर दिया था। उसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, इसके द्वारा क्या कर सकती थी ईस्ट इंडिया कंपनी? भारत में आकर व्यापार कर सकती थी। ठीक है, जो अधिकार सिर्फ व्यापार तक ही सीमित थे, यानी कि ये जो चार्टर नियम दिया गया था ये महारानी के द्वारा, इसमें क्या था? यहाँ पे सिर्फ आप व्यापार ही कर सकते थे। ठीक है, उसको सिर्फ व्यापार तक ही अधिकार दिए गए थे चार्टर नियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम सन 1765 की ईस्वी की बात करें तो ऐसा क्या हुआ सन 1765 ईस्वी के अंदर? देखिए, सन 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, यहाँ के जो राजा थे शाह आलम, उनको जो है ब्रिटिश से जब उनका जो है आक्रमण हुआ, ठीक है, और आपस में जब जो है उन दोनों का युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ? ब्रिटिश लोग जीत गए। तो शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? शाह आलम ने क्या किया? उसने क्या किया? अपने जो अधिकार थे दीवानी के वो ब्रिटिश को दे दिए, यानी शासन के जो अधिकार थे वो किसको दे दिए? ब्रिटिश को दे दिए। राजसभा के अधिकार ब्रिटिश को दे दिए। ठीक है, वहाँ से शुरुआत हुई है इनकी कि इन्होंने भारत में अपने पाँव पछाड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर उन्होंने अपनी नींव रख दी। ठीक है, 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए युद्ध के बाद। ठीक है, जब ये ब्रिटिश लोग जीत गए, इसी दीवानी अधिकार के तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि ये सबसे पहली प्रक्रिया थी जहां पर भारत में ब्रिटिश लोगों ने भारत के जो राजा थे, ठीक है, उनको हराकर, बादशाह को हराकर, बादशाह शाह आलम को हराकर यहाँ पर क्या किया? अपनी नींव रखी। ठीक है, और उनसे दीवानी के राजसभा के सारे अधिकार ले लिए। ठीक है, तो वैसे तो वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन अब यहाँ पर वो क्या करने लगे? अधिकार प्राप्त कर लिए उन्होंने। ठीक है, सन 1858 में, अब इसके बाद बात करते हैं, सन 1858 में सिपाही विद्रोह, यानी जब इन्होंने राज करना शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो भारत में कई इन्होंने शोषण किए। ठीक है, भारत में जो लोग हुआ करते थे उनको कई नुकसान पहुंचाया, उनसे भेंट लिया करते थे, किसी भी रूप में भेंट लिया करते थे, उनको लूटा करते थे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर उनका शोषण किया। ठीक है, तो तब क्या हुआ कि वहाँ पर जो है विद्रोह शुरू हो गया, सिपाहियों के बीच में विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, लोगों के बीच में जो है अंग्रेजों यानी ब्रिटिश के प्रति जो है वो भावना आ गई, ऋण भावना पैदा हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ? सन 1858 में सिपाही विद्रोह हो गया। ठीक है, जब सिपाहियों ने क्या किया, इसके बारे में इतिहास में पढ़ेंगे कि सिपाही विद्रोह हो गया था क्योंकि उनको जो है वो चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, और खाल वाले कारतूस जो थे उनको छीनने के लिए दिए जाते थे, जिससे उनका क्या होता? धर्म भ्रष्ट होता था। क्योंकि सिपाही में क्या होता था कि जो फौज हुआ करती थी अंग्रेजी, उनके अंदर भारत के लोग हुआ करते थे जिनका अपना धर्म होता था। ठीक है, तो उसमें जो है मुस्लिम होते थे, ठीक है, और हिंदू होते थे। तो मुस्लिम जो होते थे उनके लिए जो होता है
गाय और भैंस की जो चर्बी हुआ करती थी उसको काटने के लिए दिए। हिंदू जो हुआ करते थे उनको गाय भैंस की जो होती चर्बी जो होती है उसको छीलने के लिए कारतूस दिया करते, तो इससे उनका धर्म भ्रष्ट होता है। मुस्लिम के लिए जो पिग्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनकी खाल से बने हुए कारतूस होते थे, वो उनको छीलने के लिए दिए जाते थे, जिससे मुस्लिमों का भी धर्म भ्रष्ट होता था, जिससे क्या हुआ कि सिपाही विद्रोह छिड़ गया था। ठीक है, ये आप इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पर किसको कवर कर रहा हूँ, भारत की राज्य व्यवस्था के एक छोटे से पार्ट को, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं संवैधानिक ढांचे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप जब देखा, ब्रिटिश ताज ने क्या किया, ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। जब जैसे देखा ब्रिटिश ताज ने, यानी जो ब्रिटिश की महारानी थी, उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है वो लगातार जो है विद्रोह हो रहा है और यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के अंदर लोगों का शोषण किया जा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि लोगों से जो है बेमतलब के अंदर जो उनसे घूस ली जाती थी, ठीक है, लोभ लिए जाते थे और उपहार लिए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें ली जाती थी, तो जो और सिपाही विद्रोह भी हो गया था। तो शासन था ब्रिटिश की जो महारानी थी, उसने क्या किया, वो शासन जो था भारत का, उसका सारा उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। और यह शासन 15 अगस्त 1947 में हमारी जो स्वतंत्रता प्राप्ति है भारत की, तब तक ये जारी रहा। ठीक है, तब तक क्या रहा, ये जारी रहा। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति मिलने के साथ ही भारत, देखो जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई हमारे भारत को, तो हुआ क्या कि हमारे भारत के अंदर अंग्रेज लोग तो चले गए। ठीक है, अब हमारे भारत में जो था वो कानून व्यवस्था तो थी नहीं, तो हमें जो है अंग्रेजों के द्वारा जो कुछ नियम थे, जो कुछ एक्ट जो दिए गए थे, ठीक है, लागू किए गए थे उनकी संसद में, वो यहाँ पर लागू किए गए। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के लोग काफ़ी प्रेरित हुए, ऐसी घटना हुई जिससे उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब वो ये चाहते थे कि हमारे देश के अंदर भी ऐसी नियम व्यवस्था लागू होनी चाहिए और हमारे देश में भी एक संविधान होना चाहिए। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की जरूरत महसूस भी हुई कि हमारे भारत में क्या होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, ताकि लोग उसको माने, उसके अंतर्गत काम करें। तुम खुद सोचो अगर किसी देश के अंदर संविधान नहीं होगा तो क्या होगा, कोई किसी के नहीं मानेगा, गुंडागर्दी होगी, ठीक है, और भी बहुत सारे अत्याचार होंगे, शोषण होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे भारत में संविधान की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, दूसरा 1934 में M.N. राय, जो कि भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता हैं, क्या भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता, साम्यवाद आंदोलन, ठीक है, साम्यवाद आंदोलन के क्या थे, ये प्रणेता, ये प्रेरणादायक थे, ये साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणादायक थे। इन्होंने क्या किया, अपने कुछ सुझाव दिए थे। ठीक है, इनके दिए गए कुछ सुझाव जो थे उनको अमल में लाने के लिए या उनके अमल में लाने के उद्देश्य से क्या किया गया कि सन 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, यानी संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया ताकि हमारा संविधान जो है वो तैयार हो सके। M.N. राय इनके सुझाव के द्वारा तैयार किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जब सन 1946 में, उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी सन 1950, यानी जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उसके बाद क्या किया, हमारा संविधान बनना शुरू हो गया। तो शायद आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान है वो 2 साल 11 महीने, ठीक है लिख देता हूँ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे संविधान को बनने में लगे। ठीक है, और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, 26 दिसंबर सन 1949 को, 26 नवंबर सन 1949 को, 26 नवंबर सन 1949 को। अब हुआ क्या कि हमारे संविधान को लागू करने के लिए कोई एक विशेष तिथि की जरूरत थी, तो हमारी तिथि चुनी गई 26 जनवरी सन 1950 को। संविधान जो था उसको अस्तित्व में ले लिया गया और उसको लागू कर दिया गया, यानी कि हमारा संविधान बन तो पहले ही गया था, लेकिन उसको अस्तित्व में लाने के लिए, उसको लागू करने के लिए कोई तिथि की आवश्यकता थी, जो तिथि हमने रखी 26 जनवरी सन 1950। उस दिन हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया। यानी कि हमारे संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है थोड़ी बहुत ये रही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये पढ़ना है कि जो कंपनी ने शासन किया था सन 1773 से सन 1858, इनके बीच में जो ब्रिटिश संसद थी उनके द्वारा कौन कौन से चार्टर नियम हमारे देश में लागू किए गए थे, वहाँ की संसद ने पारित किए थे, और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी
वो लागू कर रही थी, ठीक है, और उसके अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी का शासन कब तक रहा, उसके बाद जब सिपाही विद्रोह हमारा हो गया सन 1858 में, उसके बाद जब हमारे भारत का शासन था वो ताज के शासन यानी कि ब्रिटिश की महारानी थी उसके अंतर्गत आ गया। सन 1858 से 1947 तक उन्होंने वहाँ पे जो है अपना शासन किया। तो इसके बीच में कौन कौन से हमारे नियम, अधिनियम, एक्ट आए हैं, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। हर एक नियम को हम लोग, हर एक चार्टर नियम को हम क्या करेंगे, एक वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो है हर एक वीडियो को समझने में आसानी हो, हर एक टॉपिक को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक था आज के लिए। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में कि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, हमारा जो संविधान है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहाँ से रही है, ठीक है। तो एक बार से मैं एक बार रिव्यू और कर देता हूँ। यहीं से भारत में ब्रिटिश का आगमन सन 1600 ईस्वी में हुआ, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हुआ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसको आने के अधिकार जो थे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा मिले थे, ठीक है। भारत में व्यापार करने के लिए वो आई थी, ठीक है। उसके पास सिर्फ यही अधिकार थे कि वो भारत में सिर्फ क्या कर सके, व्यापार कर सके, उसके अधिकार यहीं तक सीमित थे। सो उसके बाद क्या हुआ, जब उसने 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा से युद्ध कर, वहाँ के बादशाह से युद्ध करके क्या कर लिए थे, दीवानी के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्र शक्ति बनने की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, 1858 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, उसमें क्या हो गया, सिपाही विद्रोह छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक जारी रहा, जब तक स्वतंत्रता हमें मिली नहीं थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की जरूरत महसूस हुई कि हमारे देश में भी संविधान होना चाहिए, ठीक है। 1934 में एम.एन. राय, इनके जो सुझाव दिए गए थे, क्योंकि ये एक हमारे साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणा थे, इनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए थे, ठीक है। उनको अमल में लाने के लिए और उनके उद्देश्यों को लाने के लिए 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है। इस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर हमारे संविधान को तैयार किया, जिसके तुम्हें पता होगा, जिसके मुखिया जो थे वो हमारे भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है। उनको हमें संविधान का पिता भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 26 जनवरी सन 1950 को, ये संविधान जो बन गया था, इसको हमने क्या कर लिया, अस्तित्व में ले लिया। अब जब महारानी आई, महारानी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में हमारे भारत का शासन था, तो उस समय कौन कौन से एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुए थे जो हमारे भारत में लागू हुए शासन के दौरान, ठीक है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आने वाली वीडियो को आपके पास आ सके और आप उसका यूज़ कर सकें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।